नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है अट नहीं रही है। आज हम उसको पढ़ने के प्रस्तुत हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हम पाठ प्रवेश देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता मतलब सौंदर्य को। फागुन क्या है? फागुन एक महीना है जिसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। अर्थात जो इस समय फागुन में हर जगह फैली सुंदरता है उसको अनेक अर्थों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। उल्लास मतलब खुशी। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। मतलब इस कविता की विशेषता है कि यह कविता बहुत ही सरल शब्दों में और सुंदर सुंदर शब्दों के साथ इसमें चयन किया गया है और लयात्मकता जो है उसने इस कविता को और सुंदर बना दिया है। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। ये उत्साह हमने पहले भाग में पढ़ ली थी। अब हमारा है ये कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अटना का मतलब समाना, मतलब समा नहीं रही है। जैसे आदमी कहता है ना कि मैं खुशी के मारे फूला जा रहा हूं, खुशी मेरे अंदर समा नहीं पा रही, अर्थात ओवरफ्लो हो रही है। तो कवि यहां पर फागुन के मौसम को देख करके अपने मन की अभिव्यक्ति करता है कि कैसा फागुन लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में तो 4 होती हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर में भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। एक तो ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और फिर वसंत। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद और वसंत, इन 4 के बारे में तो आपने सुना है, पर हेमंत और शिशिर के बारे में आपने नहीं सुना। तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हेमंत का मतलब होता है प्री विंटर और शिशिर का मतलब होता है विंटर। तो अंग्रेजी कैलेंडर में जो विंटर होता है उसी के यहां पर ऑटम और प्री विंटर के 2 पार्ट और कर दिए। इसी वसंत ऋतु में ही एक महीना आता है, क्योंकि 6 ऋतुएं होती और 12 महीने होते हैं। एक एक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं। और आप जानते हैं जो स्टार्टिंग है वो चैत्र से होती है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, इस तरह से होती है। तो जो फागुन का महीना है वो हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से साल का अंतिम महीना है। उसके बाद फिर चैत्र आता है। तो ये जो फागुन का महीना है ये फरवरी, मतलब मिड फरवरी में आता है लगभग, और मार्च का स्टार्टिंग होती है। इस माह का नाम फागुन इसलिए होता है क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा में फागुनी नक्षत्र होता है। और इस फागुन जो माह होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। बड़ा मन भावन एक माहौल होता है। इतना सुंदर माहौल होता है कि आदमी आनंद, उल्लास, खुशी, ऊर्जा, प्रसन्नता, उत्साह, यौवन को देख करके उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है। आप जानते हैं कि उस ऋतु में व्यक्ति अपने आप को घर में नहीं रोक पाता, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य अपने उभार पर होता है। हर जगह सुहावना मौसम दिखता है, कहीं तितलियां दिखती हैं, कहीं विविध रंग के फूल दिखते हैं। तो इस तरह का एक फागुन का जो मास है वो आपके सामने मैंने थोड़ा बताया, क्योंकि इस तरह से आपके मन में एक चित्र बन जाएगा कि फागुन क्या है। अब उसी को संदर्भ में रख के कवि इस कविता को लिख रहे हैं। कवि ने क्या लिखा है कि चारों तरफ फागुन की वजह से प्रकृति में इतना सौंदर्य है कि प्रकृति उस मौसम को या उसकी सुंदरता को समा नहीं पा रही है, अर्थात ओवरफ्लो हो रहा है। अब देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पहले आप अर्थ लिख लें। अट का मतलब समाना, आभा का मतलब सुंदरता या चमक या प्रभाव या कांति, शोभा, सुंदरता, सौंदर्य। सट नहीं रही है, सट मतलब समाना।
तो अट और सट दोनों का अर्थ है समान और आभा का मतलब है सुंदरता। तो कई कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन की तन, फागुन का जो तन है, फागुन का तन मतलब ये जो फागुन का वातावरण है, उस वातावरण की जो सुंदरता है वो उसमें समा नहीं पा रही है, वो बाहर ही बाहर निकल रही है। अब आप समझ गए कि जिस तरह से दूध का बर्तन होता है, जब दूध ओवरफ्लो होता है तो बाहर आता है, जब हम खुश होते हैं तो लोटपोट होने लगते हैं, हंसने लगते हैं, हमारी हंसी अंदर समा नहीं पाती, बाहर आती है। या जब हम दुखी होते हैं तो हमारा जो दुख है अंदर समा नहीं पाता, आंसू के रूप में बाहर रहता है। तो कहते हैं जो फागुन की तन की आभा है, अर्थात फागुन के वातावरण की जो सुंदरता है वो इस वातावरण में समा नहीं पा रही है। अब क्या क्या हो रहा है ये देखिए, दो इसके पैराग्राफ हम बांट सकते हैं, पहला 6 लाइनों में, फिर अगला फिर 6 लाइनों में। देखिए क्या है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कवि ये कह रहे हैं कि हे फागुन, तुम जब कभी सांस लेते हो, अब फागुन सांस तो नहीं ले सकता, फागुन तो एक निर्जीव माह है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है, अर्थात हे फागुन तुम जब कभी सांस लेते हो, अर्थात जब कभी फागुन की हवा धीरे धीरे चलती है तो इतना प्रभाव होता है कि घर घर भर देते हो, प्रत्येक घर में सुगंधी भर जाती है। क्यों सुगंधी भरती है? क्योंकि फागुन के मौसम में फूलों में पराग होता है और वो पराग हवा की वजह से एक दूसरी जगह जाता है, तो सुगंधी भी सब जगह जाती है। तो कहते हैं हे फागुन तुम जब कभी सांस लेते हो, अर्थात जब कभी हवा चलती है और तुम उसमें गमन करते हो, तो तुम हर एक घर को खुश सुगंधी से भर देते हो, और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जब कभी तुम ये चाहते हो कि हम भी नभ में उड़ें, अब वही बात कि नभ में उड़ कह सकता है वो, तो यह मानवीकरण अलंकार है कि जब तुम ये चाहते हो कि हम भी नभ में उड़ें, तो जब वो तुम्हारी चाह होती है तो वो चाह को पर पर कर देते हो, मतलब कल्पना को भी पर कर देते हो, अर्थात तुम्हारी जो हवाएं हैं या जो तुम्हारा एक सीमा है वो अति विस्तृत हो जाती है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। हे फागुन तुम्हारा सौंदर्य इस समय इतना फैला हुआ है कि मैं अगर चाहता भी हूं कि अपनी आंखें हटा लूं तो हट ही नहीं पाती। तो फागुन के सौंदर्य का वर्णन है। और कवि ये भी कहता है कि मैं अगर आंख बंद भी कर लूं तो भी फागुन का सौंदर्य इतना आंखों में बस गया है कि वो मुझे फिर भी दिखाई देता है। आगे देखिए, और फागुन में क्या होता है, पत्तों से लदी डाल। फागुन के मौसम में पत्तों से हर जगह डालियां लद जाती हैं, कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात उस मौसम में विविध रंग की डालियां पर या विविध रंग की डालियों पर या विविध डालियों पर विविध रंग के पत्ते आ जाते हैं। कहीं पर पत्ते हरे आते हैं, कहीं लाल आते हैं, किसी फूल के पत्ते लाल होते हैं, किसी पेड़ के हरे। और देखिए, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति के उर मतलब छाती में, दिल में, छाती में कोई व्यक्ति एक सुगंधित माला पहने तो अच्छा लगता है, कहते इसी तरह से इस आपके फागुन के मौसम में पेड़ों पर, पेड़ों की उर में मतलब पेड़ों की छातियों पर फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। और फूलों की मालाएं कैसी हैं? मंद गंध, मंद मतलब धीमी धीमी हल्की हल्की, जिनमें से गंध आ रही है। अर्थात फागुन के मौसम में पेड़ों के गले में हल्की हल्की गंध वाली फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं, क्योंकि उस समय इतने हरियाली है कि पेड़ों पर लताएं जो हैं लिपट जाती हैं और उनमें सुगंधित फूल होते हैं। और क्या कहते हैं, पाठ पाठ शोभाश्री। पाठ पाठ लिखिए जगह जगह, शोभाश्री मतलब सुंदरता है, श्री मतलब भरपूर, और जगह जगह सुंदरता भरपूर होती है और पट नहीं रही है, और वो सुंदरता अपने आप में समा नहीं पा रही है,
वो बाहर ही बाहर निकल रही हैं। एक बार फिर से नजर डालें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी ढाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो जब हम इसको देखें तो इसमें भाषा बहुत सरल है, कहीं कहीं बहुत कम जगह पर तत्सम शब्द आए हैं, जैसे नभ है और उर है, मंद गंध है, शोभाश्री है। और जो है गेता कविता में है, अलंकार हैं इसमें जगह जगह, जैसे लेते हो देते हो में आपका अंत्यानुप्रास आ गया, पर में पुनरुक्ति अलंकार आ गया, है ना, कहीं सांस लेते हो में मानवीकरण आ गया, है ना जी। और इसमें जो है बड़ी सरल और सहज भाषा का प्रयोग है, और मुझे उम्मीद है कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आ पाए हैं। आप इस कविता को करेंगे, और कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसकी कविता को लिखें, फिर कविता के कठिन शब्दों को लिखें, उसके बाद अपने शब्द में इस कविता का भावार्थ लिखें और इसका भाषा सौंदर्य लिखें। भाषा सौंदर्य मतलब इसकी कविता में भाषा के बारे में, और फिर इसके प्रश्नोत्तर करें। प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं इस कविता के? देखिए, ये एक पहला जो है वो केवल जानकारी के लिए है कि छायावाद की विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। 4 प्रश्न इस कविता के इस पर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? और प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का चित्रण वर्णन किन रूपों में किया है? और फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो ये तीनों प्रश्न जो है ना का उत्तर लगभग एक ही होगा, बस आप प्रश्न को देख करके उसका उत्तर लिखेंगे। और चौथा है, इस कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। काव्य शिल्प मतलब भाषा सौंदर्य। तो मुझे उम्मीद है आपको यह मेरा लघु प्रयास और यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो और लघु प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।